वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज का ये हमारा लेक्चर रहेगा तो ये रहेगा एनटीए नेट पर आधारित। जो हाल ही में एनटीए नेट की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जो आपको पता ही होगा, ये 2 शिफ्टों में हुआ था। तो दोनों शिफ्टों के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, परंतु जो पहले हम डिस्कस करेंगे, जो ये हमारा पूरा लेक्चर रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट शिफ्ट वाले प्रश्न पत्र का। ठीक है, जितने भी प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे होंगे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित। जहाँ पर हमें लगेगा कि ये उत्तर ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया गया है वो आपको अवगत करवा देंगे। बाकी सारे के सारे यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, एनटीए नेट ने जो जारी की थी। जैसे 2 दिन पहले एनटीए नेट ने अपने आंसर की हर एक विषय की बता दी थी, उसमें हिंदी भी था। आप लोगों को ये पता होगा कि जो हिंदी की परीक्षा हुई थी 2 शिफ्टों में हुई थी। शिफ्ट 1 हुई थी मॉर्निंग में और शिफ्ट 2 हुई थी आपकी इवनिंग में। तो जैसे भी हो सके, जब भी आपको हमें सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र मिले तो आपको हम उसकी वीडियो बनाकर दिखा देंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने भी सेकंड शिफ्ट की परीक्षा दी हो या फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा दी हो, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो आप हमें, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129, इस पर आप अपना प्रश्न पत्र हमें सेंड कर सकते हो, ताकि और भी क्लियरिटी, यहाँ पर थोड़े से ब्लर ब्लर क्वेश्चन पेपर आए हैं, उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। अगर किसी के पास अच्छा क्वेश्चन पेपर हो तो वो हमें सेंड कर सकता है, ताकि आपको और भी साफ और क्लियर वीडियो हम उपलब्ध करवा दें। ठीक है, बाकी देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो अभी आपको जुड़ना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक लेक्चर का पीडीएफ वहाँ पर सेंड किया जाता है, ताकि आप लोग भी उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न हम लाते हैं आपके समक्ष। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड में शोर आ गया था, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने अवश्य करना है। देखिए, यहाँ पर आपके समक्ष 2 कथन दिए गए थे, तो इनमें बताना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि कथन 1 था, झूठा सच, तमस और जिंदगीनामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। तो जो यहाँ पर ये कथन है, तो ये दोस्तों सत्य हो जाएगा कि जो झूठा सच है, तमस है और जिंदगीनामा है, ये तीनों उपन्यास पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं। ठीक है, जैसे कि जो झूठा सच है ये किसका उपन्यास होगा, यशपाल जी का ये है। तमस किसका उपन्यास है, ये अपने भीष्म साहनी का उपन्यास है। और जिंदगीनामा किसका उपन्यास है, कृष्णा सोबती का है। ये तीनों ही पंजाबी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यासों या रचना, कोई भी अन्य रचना करते थे, इनको आधार में रखकर, पृष्ठभूमि को आधार में रखकर करते थे। ठीक है, इसमें आपको हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद जो होते हैं वो उपयोग में लाए गए हैं। पूर्णतः सत्य कथन हो जाएगा ये। इसके पश्चात आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है, ये भी पूर्णतः सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगर प्रश्न बनेगा कि जो आपका बंटी है इसका प्रमुख पात्र कौन सा है, तो बंटी इसका प्रमुख पात्र होगा। जो आपका बंटी उपन्यास, ये अगर पूछा जाता है कि आपके बंटी उपन्यास की विधा क्या है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और आपका बंटी किसका उपन्यास है, मनु भंडारी का ये उपन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सत्य कथन होगा विकल्प ए हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही होंगे। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये किसकी रचना है, तो ये भारतेंदु जी की रचना है। और किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। और इसमें सब उन्नतियों का मूल क्या माना गया है, धर्म को सब उन्नतियों का मूल माना गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। फिर देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी HP PGT हिंदी की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो वो देखिए, हमारी टीम के द्वारा HP PGT हिंदी के लिए न्यू बैच बिठाया गया है। ये 15 जुलाई से पहले शुरू हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे आप में से, तो वो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले सकता है HP PGT हिंदी के न्यू बैच में। तो अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है
8219312129 इस पर आप व्हाट्सएप करके इस जो हमारी न्यू पीजीटी हिंदी का बैच बैठ रहा है इससे संबंधित जानकारी ले सकते हो। इसी के तहत देखिए हमारा LT टेट के लिए भी न्यू बैच बैठ रहा है 25 जुलाई 2023 से संबंधित। तो अगर इसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं, कईयों के टेट की एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए हैं तो इसमें जुड़ कर लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक नहीं लिखी है। तो जो 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक नहीं लिखी गई थी तो ये आपके रामविलास शर्मा के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, बाकी देखिए सही जो हो जाएंगे राममूर्ति त्रिपाठी, भोलाशंकर व्यास और रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तकें 20वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, राममूर्ति त्रिपाठी इन्होंने तो लिखी है, भोलाशंकर व्यास इन्होंने भी लिखी है, परंतु रामचंद्र शुक्ल की काव्यशास्त्र से संबंधित पुस्तक 20वीं शताब्दी में नहीं लिखी गई है। तो ऑफिशियल आंसर की में तो रामविलास शर्मा दिया गया है, परंतु सी भी इसका डाउटपूर्ण ही रहेगा। परंतु ए और बी 1 2 ये दोनों सही होंगे, इन दोनों के द्वारा तो लिखी गई है, परंतु सी डी पे डाउट है कि किसके द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा नहीं। जो बोर्ड है उनके द्वारा रामविलास शर्मा को स्वीकार किया गया है, रामचंद्र शुक्ल को इन्होंने छोड़ दिया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है, सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें जो सही होगा कि जो श्याम सगाई है ये आपके सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर ये तीनों आते हैं। ठीक है, इन तीनों का ध्यान रखना है, परंतु श्याम सगाई नहीं आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो जो माजुली द्वीप है तो ये होगा आपका असम में। बाकी यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये आपके अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पर संस्मरण की पुस्तकें होंगी, तो देखिए नंगा तलाई का गांव, लौट आ उधार, याद हो कि ना हो, ये तीनों ही संस्मरण विधा की रचनाएं होंगी। फिर से कहूँगा, नंगा तलाई का गांव, लौट आ उधार, याद हो कि ना हो, ये तीनों होंगी संस्मरण की पुस्तकें। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रभास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया। जो प्रिय प्रभास है हरिऔध जी की रचना, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी स्वीकार किया जाता है। किस एक छंद में रचा गया है इसे ये बताना है यहाँ पर। तो ये होगा द्रुत विलंबित छंद, इसमें इसे रचा गया है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ये प्रश्न पत्र है ना केवल ये यूजीसी नेट हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके लिए जैसे सेट की परीक्षा होती है हिमाचल में, इसके अलावा पीजीटी हिंदी की परीक्षा होगी, इसके अलावा एलटी कमीशन की परीक्षा होगी, इसके अलावा एलटी टेट की परीक्षा होगी, इसके अलावा कोई भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा होगी, वहाँ पर आपको इसका हर एक प्रश्न पूछा जाएगा। हर एक प्रश्न बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इसलिए आपको कह रहा हूँ। अगर आप लोग आगे एनटी नेट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए आपने इसके हर एक प्रश्न को ढंग से देखना है, जो नहीं आता होगा उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसलिए अच्छे से इसको देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर कोई डाउट रहता है तो अवश्य कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को देखा जाएगा, उसमें अगर कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी तो उसको भी हम करेंगे। फिर है अगला प्रश्न, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा स्वार्थ समर। प्रश्न यहाँ तक है, आधा प्रश्न है ये, यहाँ पर फिर से इसको रिपीट किया गया है। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्ति में मैं का अर्थ क्या है?
पहले तो ध्यान रखना है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है ये निराला जी की पंक्ति है। तो जो निराला जी ने ही यहाँ पर मैं को स्वीकार किया है, इसलिए निराला जी से संबंधित होगा यहाँ पर मैं। अगला प्रश्न देखिएगा, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? जो परिंदे कहानी है इसमें आपको अलग अलग तरह के संवाद देखने के लिए मिलेंगे, परंतु जो इसमें अंग्रेजी के भी प्रमुख संवाद होंगे, क्योंकि ये एक जो कॉलेज रहता है, स्कूल रहता है, उसमें जो आपका हॉस्टल का सीन यहाँ पर वर्णित होता है, हॉस्टल का, ठीक है ना। उसमें जो कैथरीन मैन्सफील्ड है, इनके द्वारा ये अंग्रेजी का कथन कहा गया था। कथन तो यहाँ पर वर्णित नहीं, परंतु ये कथन कैथरीन मैन्सफील्ड का ही होगा। यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो परिंदे कहानी है ये किसकी होगी? तो ये निर्मल वर्मा की कहानी होगी, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, डेढ़ सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसी भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका होगा, ये बताना है। तो प्रस्तुत कथन गोदान उपन्यास से लिया गया है और ये धनिया का होगा। धनिया जो है ये होरी की पत्नी है, इसका ये कथन होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये भी प्रश्न बनेगा कि गोदान किसका उपन्यास है, तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास होगा, ये भी ध्यान रखना है। गोबर, धनिया, शोभा, सीलिया, ये सारे के सारे होंगे आपके गोदान के पात्र। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाएं। पहले से बाद में, पहले कौन आया उसके पश्चात कौन आया उसे देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए सारे के सारे यहाँ पर नाटक विधा की रचनाएं हो जाएंगी। तो जो पहले आता है तो वो आएगा यहाँ पर आपका आगरा बाज़ार, पहले नंबर पर आगरा बाज़ार आ जाएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आएगा आषाढ़ का एक दिन। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आएगा बकरी नाटक। चौथे नंबर पर यहाँ पर आएगा माधवी, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रम होगा। उसके पश्चात महाबली आएगा 5वें नंबर पर, ये क्रम रहेगा। तो यहाँ पर जो आषाढ़ का एक दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है, ये मोहन राकेश का ये नाटक हो जाएगा। इसके पश्चात है चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। ये किसका कथन होगा? ध्यान रखना है आपने कि जो कामायनी महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य, इससे इस कथन को लिया गया है, कामायनी से। समय इसका 1935 से 36 के बीच का माना जाता है और जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और लज्जा सर्ग से ही लिया गया है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। जो लज्जा, चिंता, ये इसके प्रमुख सर्ग माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? ब्लर हो गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखेगा। तो जो नागार्जुन की कालिदास नामक कविता है इसमें किसका उल्लेख है? एक तो यक्ष का उल्लेख है, सही होगा। इंदुमती का भी उल्लेख है और अज का भी उल्लेख है। फिर देखिए यहाँ से आपके और भी प्रश्न बनेंगे कि जो नागार्जुन की प्रमुख कविता कौन सी है जिसमें यक्ष, इंदुमती, अज का वर्णन है? तो ये कालिदास नामक कविता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर,
यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। जैसे मिला लेते हैं, जो कृपी है ये बतलाना है किस उपन्यास की या फिर किस रचना की पात्र है या किस नाटक की पात्र है। जो कृपी होगी ये आपकी यह एक और द्रोणाचार्य की पात्र। ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे पात्र महत्वपूर्ण हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर जो किन्नी है ये किस नाटक की पात्र है, तो आधे अधूरे नाटक है, इसकी पात्र होगी ये। फिर जो जमुना बहन है ये किसके नाटक की पात्र है, महाभोज इस नाटक की पात्र है। फिर जो कल्याणी है ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र होगी। कृपी होगी एक और द्रोणाचार्य की, किन्नी होगी आधे अधूरे की, जमुना बहन होगी महाभोज की, कल्याणी होगी चंद्रगुप्त की। ठीक है, सारे के सारे ये नाटक विधा की रचना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ क्या है। तो ये होगी फिसलने लायक। 2 सही कथन होगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या है इसमें वर्णित। कथन 1, गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर कथन 2 है, रामकृष्ण तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो जो ऑफिशियल आंसर की में बताया गया है, ये कथन 1 तो सत्य है कि गिरिधर में बहुव्रीहि समास होगा, परंतु जो कथन 2 है ये असत्य होगा कि रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसलिए यहाँ पर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार व्यक्त किया था। तो ये किया गया था मुक्तिबोध के द्वारा। मुक्तिबोध भी काफ़ी प्रमुख विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी एक प्रमुख रचना मानी जाती है अंधेरे में कविता। अंधेरे में अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन कौन माने जाते हैं। तो जो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं, शिव कुमार सिंह सही होगा, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, इन तीनों के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि निम्न में से वो कौन व्यक्ति नहीं है जिसने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना नहीं की है। अगर आपको पता होगा इन तीनों का नाम तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। शिव, राम और श्याम, इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। शिव, राम और श्याम, इन तीनों के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए में विकल्पों में से सत्य का चयन करना है। कथन देख लेते हैं हम। जो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है, तो सत्य हो जाएगा ये। फिर इसके पश्चात है, उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, तो ये भी सही होगा। फिर एक काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है, तो ये भी सही होगा। फिर जो काव्य अलंकार है इसमें 6 परिच्छेद दिए गए हैं, गलत होगा, 4 परिच्छेद हैं इसमें। फिर एक काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इनका ये संग्रह नहीं माना जाता। ठीक है, ध्यान रखना है आपने इसको। 3 कथन यहाँ पर सही होंगे, A, B, C। फिर देखिए पूछा जा सकता है कि जो नाट्यशास्त्र है किसका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र आपका भारतेंदु का ग्रंथ माना जाता है। इसमें आपको रसों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके पश्चात ये रसों से संबंधित विद्वान माने जाते हैं। और जो उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज है ये अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, सही है। काव्यदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है, तो ये भी सही होगा। काव्यदर्श किसका ग्रंथ है, तो ये होगा दंडी का। काव्य अलंकार ये आपका भामर का ग्रंथ माना जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है के रूप में व्यक्त है और दूसरा उसका कारण है, तो बतलाना है। अभिकथन यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया था। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने में छूट मिल गई थी। कारण इसका देखिएगा, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा उसका चयन करना है। तो जो सबसे उपयुक्त होगा, पहले तो देखिए ये कथन पूर्णतः सही है, तो दूसरा कथन भी पूर्णतः सही होगा, परंतु ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ऊपर बात की गई है ज़मीन जायदाद की, ज़मीन बंदोबस्त की, और नीचे बात की गई है उनके शोषण की। तो ये वैसे तो दोनों सही होंगे, परंतु जो यहाँ पर है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर कथन 1, और रोज उर्फ गैंगरिंग कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। कथन 1 तो ये हो गया। फिर कथन 2 है यहाँ पर, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर मां ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनारों दे ये गाकर सुनाया था। कथन 2 ये है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पर बतलाया गया है इसका कथन 2, अर्थात कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। तो ये तो हो जाएगा पूर्णतः गलत। यहाँ पर आप लोग क्लेम लगा सकते हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, ये नहीं होगा, ठीक ना। ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया है, गलत ही इसका उत्तर रहेगा। सही क्या होगा ये बताता हूँ आपको। और रोज उर्फ गैंगरिंग कहानी है जो कि अज्ञे की है, इसके अनुसार मालती के पति थे जो, इनका नाम विश्वेश्वर नहीं होगा, ठीक है। कुछ महेश्वर या महेंद्र ऐसा कुछ का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये तो विश्वेश्वर इनका नाम नहीं था। और ये एक छोटे से रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर थे, ये भी गलत है। ये स्टेशन मास्टर नहीं थे, ये डॉक्टर थे जो कि गैंग्रीन के मरीजों का ऑपरेशन करते थे। गैंग्रीन नामक जो बीमारी होती है उसके जो मरीज होते थे उनका ये इलाज करते थे। फिर दूसरा है, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनारों दे गाकर सुनाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा कि जो ये उन्होंने बॉस के कहने पर नहीं सुनाया था, तो कब सुनाया था? जब उनका पुत्र उनसे कहता है कि माँ गाना गाकर सुनाइए, तभी वो गाना गाकर सुनाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो कौन सा सही होना था यहाँ पर? दोनों कथन गलत हैं, ए और बी। यहाँ पर कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप लोग इस पर क्लेम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर होता कि दोनों गलत हैं तो उस पर टिक कर देते, तो दोनों गलत कहीं नहीं है। पहला विकल्प है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ये तो गलत है भाई साहब। कथन ए और दोनों सही हैं, दोनों गलत है। यहाँ पर ये वाला विकल्प रिपीट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों गलत होता तो उसको आपने चेंज करना था, तो सही हो जाना था आपका ये। तो इस प्रश्न पर आप लोग क्लेम करिएगा, आपको नंबर मिलेगी इसके, ठीक है ना। अगला है, आलोचक पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, तो बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे। देखिए, अरुण कमल आलोचक पत्रिका के संपादक रहे हैं, परमानंद श्रीवास्तव ये भी रहे हैं, नामवर सिंह भी रहे हैं, परंतु जो कमला प्रसाद है ये कभी भी आलोचक पत्रिका के संपादक के तौर पर नहीं माने गए हैं, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो जो इसकी पंक्तियाँ होगी तो वो होंगी इस प्रकार से आपकी, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, सही है। जनमन करुणा सी माँ की हंकाल दिया, क्या है? जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, ये भी कही गई है। फिर स्वार्थ के पहाड़ खड़े कर लिए हैं, ये कथन नहीं कहा गया था।
विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी, ये भी नहीं है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये भी है। तो ये तीनों कथन कहे गए हैं अंधेरे में कविता में पागल के द्वारा। अंधेरे में कविता किसकी है, मुक्तिबोध की कविता होगी ये। अलग से भी हर एक कथन पूछा जाता है कि मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, किसकी पंक्ति है, मुक्तिबोध की पंक्ति है, अंधेरे में से ली गई है। जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, ये भी मुक्तिबोध की पंक्ति होगी। अब तक क्या किया, जिया जीवन क्या जिया, ये पंक्ति काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए इनको आपने सेपरेटली अलग याद भी रखना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो बताना है जायसी के द्वारा रचित पंक्तियां कौन कौन सी होंगी। जो नागमती वियोग खंड है ये जायसी की रचना होगी। पद्मावत का ये भाग माना जाता है नागमती वियोग खंड। तो देखिए, घड़ी घड़ी जीव आवे घड़ी घड़ी जीव जाई, ये तो नहीं है। पहान जरही हो ही सब चूना, ये भी नहीं है। रक्त आंसू घुंघूची बन बोई, ये तो है। फिर हृदय पेठी बिहर कंटनसा, ये भी है। सहस सहस दुख एक एक सांसा सांसा, ये भी होगी। ये तीनों पंक्तियां हैं नागमती वियोग खंड की। अगला प्रश्न इस प्रकार से, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो लगा लेते हैं। सबसे पहले जो नाटक आएगा तो वो है बटोही, ये है पहले नंबर पर। फिर राज्यश्री, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आएगा आपका पहला राजा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आएगा आपका चरणदास चोर। पांचवें नंबर पर कौन आएगा, भारत सौभाग्य। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, रुकिए फिर से इसको लगाते हैं हम। पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पहले नंबर पर आएगा भारत सौभाग्य, एक नंबर का ये नाटक होगा। फिर दूसरे नंबर पर जो आएगा राज्यश्री, दूसरे नंबर का नाटक। तीसरे नंबर का नाटक आएगा यहाँ पर पहला राजा। चौथे नंबर का नाटक कौन सा होगा, चरणदास चोर। पांचवें नंबर का नाटक होगा बटोही। ठीक है, इस क्रम से ही आएंगी। फिर अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। तो ये थे बी.वी. कारंत, शांता गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम पर लगाना है। जैसे कि पहले नंबर पर जो आएगा तो वो आएगा सरस्वती। फिर जो अगला पात्र है भैरवी, दूसरा। तीसरे नंबर पर यहाँ पर बंती आएगा, ये जो पात्र है बंती महिला है। फिर जो चौथे नंबर की पात्र होगी तो ये है बेला। पांचवें नंबर की पात्र कौन है, लीजा। तो इस प्रकार से ये क्रम रहेगा, ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर रचना दी गई है और ये जो यहाँ पर इसका विषय इत्यादि है ये इससे संबंधित करनी है, रचना किससे संबंधित। जैसे कि आयु और ऋतुओं का संबंध किस रचना से संबंधित होगा, तो ये होगा उत्तर फाल्गुनी के आसपास। फिर माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम किसमें वर्णित है, तो ये है आपके उठ जाग मुसाफिर, इस रचना से संबंधित। फिर कल्याण का रूप, ये किससे संबंधित होगा, शिव मूर्ति जो रचना है, निबंध है, उससे संबंधित है ये। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, ये किसमें बताया गया है,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित विषय और रचना होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लालपान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं, तो बताना है कौन कौन से स्त्री पात्र इसमें वर्णित हैं। एक तो चंपिया है, उसके बाद मखनी फुआ है, फिर सुनरी। ये तीनों पात्र हैं लालपान की बेगम के। किसकी कहानी होगी लालपान की बेगम? तो ये होगी आपकी रेणु जी की कहानी। मैला आंचल भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही होगा, बी डी ई, चंपिया, मखनी फुआ और सुनरी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस कहानी के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं? किस कहानी नहीं, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, ये बतलाना है। तो जो गौड़ देश के लोग हैं ये करते थे बड़े बड़े नखों को पसंद। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि हैं तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में ये संवाद किसका है? तो जो ये संवाद होगा तो ये होगा मोहिनी का। इसका मोहिनी नामक जो पात्र है मानस के हंस का, उसका ये संवाद वर्णित है। पूछा जा सकता है जो मानस का हंस है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। मोहिनी किस उपन्यास की पात्र है? तो मानस के हंस की पात्र है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मानस का हंस किसकी रचना, ये किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का ये उपन्यास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर वर्णित है, निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये अनुवाद है, पहले किसी और भाषा में थे, बाद में से हिंदी और खड़ी बोली इत्यादि में अनुदित किया गया था। तो देखिए जो क्रम रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले तो आएगा एकांतवासी योगी, 1 नंबर इसका होगा। दूसरे नंबर पर आएगा श्रांत पथिक। तो तीसरे नंबर पे जो आएगी वो रचना है कामदेव विश्व प्रपंच। हाँ ये। चौथे नंबर पर आएगा आपके समक्ष खड़िया का घेरा। 5वें नंबर पर आएगा आपका ये कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। तो ये क्रम रहेगा यहाँ पर। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले ही हमने इसे देख लिया है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। प्रस्तुत कथन किसकी कविता से वर्णित है? तो देखिए जो ये कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये तो कहा गया है आपके जो अपने मुक्तिबोध हैं, मुक्तिबोध नहीं, नक्सलवाड़ी कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मोचीराम कविता, नक्सलवाड़ी कविता। तो देखिएगा किसकी है नक्सलवाड़ी कविता? तो ये होगी धूमिल की, ठीक है ना, धूमिल। मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा, ये चारों की चारों कविताएं धूमिल की होंगी। काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं ये परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक तरफ है आचार्य, दूसरी तरफ है पुस्तक, इन दोनों का मिलान कर लेना है। तो कर लेते हैं मिलान। देखिए भानुदत्त, जो भानुदत्त हैं, तो जो भानुदत्त की रचना हो जाएगी तो ये हो जाएगी रसमंजरी। और रामचंद्र गुणचंद्र की रचना हो जाएगी नाट्य दर्पण। फिर शारदा तनय की रचना कौन सी होगी? भाप्रकाश, भाप्रकाशन। और महिम भट्ट की रचना कौन सी होगी? व्यक्ति विवेक। इस प्रकार से यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2। तो आंसर की में शायद इसका भी गलत उत्तर दिया गया है, विकल्प 4 यहाँ पर उन्होंने बतलाया है, परंतु सही उत्तर इस प्रकार से होगा। इस प्रश्न पर भी आप क्लेम कर सकते हो, एक बार ढंग से देख लेना क्या यही वो प्रश्न है। शायद मुझसे गलती तो ना हुई हो इसको चेक करने में, परंतु जो सही उत्तर होगा तो वो इस तरह से विकल्प 2 ही है जो मैंने बताया आपको। फिर अगला प्रश्न है,
कथन 1 है यहाँ पर, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। और कथन 2 है, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो बताना था कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो दोनों सही होंगे कि जो वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है, पूर्णतः सही है ये। फिर है, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से संबंधित संचय करती है। तो ये भी सही होगा, इस कारण विकल्प ए यहाँ पर चयनित किया जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। घटना क्या क्या है? तो जो सबसे पहले घटना घटी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा आर्य समाज की स्थापना, और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तीसरे पे आएगा आनंद मठ की स्थापना या प्रकाशन। फिर चौथा जो नंबर होगा यहाँ पर, ये होगा विश्व धर्म सभा में विवेकानंद के द्वारा संबोधन किया गया था। और सबसे अंत में यहाँ पर क्या होगा? गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष सबसे अंत में है, 5वें नंबर पे है ये। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाने हैं। सबसे पहले क्या किया गया था वहाँ पर मिस्टर माता दीन के द्वारा चांद में जाकर? तो ये किया गया था, थानों में हनुमान मंदिर बनाए गए थे। फिर क्या किया गया था? पुलिस वालों की तनख्वाहें कम की गई थी, दूसरे नंबर पे ये आ गया। तीसरे नंबर पे आया था वहाँ पर जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया गया। फिर चौथे नंबर पे ये किया गया कि पुलिस को मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया गया, चौथे नंबर पे ये हो गया। 5वें नंबर पे ये आया कि नकली चश्मदीद गवाह बनवाना सिखाया गया। तो इस प्रकार से ये जो क्रम था इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये यहाँ पर क्रम होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहें, कुपुरुष भाषहीं टेरी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, जो अपना ये आत्मकथा है, जो बच्चन जी हैं उनकी ये आत्मकथा मानी जाएगी, हरिवंश राय बच्चन, इससे संबंधित ये कथन यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन कौन सा है? तो झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ला शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं, तो ये तो नहीं है, गलत होगा ये। झूठा सच में ऐसा वर्णन नहीं आता है, हालांकि थोड़ा से पंजाबी टच है, परंतु जो अपने यशपाल है उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। फिर जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसीदास सूर के पदों का प्रयोग है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो कृष्णा सूक्ति है इन्होंने तुलसी सूर आदि का वर्णन ही नहीं किया है। जो थोड़ा पूरा किया है सिख गुरुओं के बारे में किया है, पंजाबी परिवेश के बारे में वर्णन किया है। फिर अगला कथन है, मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, ये सही होगा। फिर है, मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक वचन गाती है, ये भी सही होगा। फिर है, तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपयोग किया गया है, तो ये भी सही होगा। ये तीनों कथन यहाँ पर सही होंगे, सी डी और ई। इस कारण केवल 3 जो यहाँ पर केवल सी डी ई सही होगा, ये सही होगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा ही। मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का वर्णन है, भविष्य में सेपरेट प्रश्न बन सकता है ये। फिर अगला प्रश्न देखिए, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में पंक्ति दी गई है, सूची 2 में पुस्तक या कविता है। तो पंक्ति देखिए, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बता सकेंगे।
तो ये होगी रश्मिरथी नामक रचना से। इसमें जो कर्ण के संबंधित ये कर्ण के से संबंधित ये कथन कहा गया था रश्मिरथी में। फिर दूसरा है, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ में सकी भय से। ये किसका कथन है? साकेत जो रचना है उससे संबंधित है। अगला है, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस पार क्या है। तो ये लिया गया है सांध्य गीत से। फिर है, जी लोगे ना तो बेच दिया ईमान। इस प्रकार से कुछ पंक्ति है। ये किसका है? गीत फरोश का है। ये काफ़ी डीपली अब तो एनटीए नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, ढंग से तैयारी करके जाना पड़ता है अब। ठीक है, जिन्होंने समय रहते अपना नेट जीआरएफ निकाली उन्हें कोई समस्या नहीं है। जो नई कैंडिडेट है उनको डीप स्टडी करनी है। जो नया पाठ्यक्रम लगा है वहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी डीप में जाकर। फिर अगला देखिए, यहाँ पर है प्रश्न, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ये कथन किस इतिहासकार का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो बताना है जो स्वनिम है इसके संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा होंगे। तो पहला कथन है, वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं, गलत है, नहीं करते ऐसा कुछ। स्वनिम होता है भाषा से संबंधित, वाक्य तक तो ये पहुंचता ही नहीं है। फिर इसका संबंध मौखिक भाषा से है, पूर्णतः सही है ये। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुतम इकाई है, तो ये भी यहाँ पर कुछ ऐसा सही नहीं होगा इसके संबंध में। अगला है, यह उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई है, पूर्णतः सही है। फिर है, इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, यह भी सही होगा। इस कारण जो विकल्प 3 है ये सही होगा यहाँ। तो ये देख लिया हमने ऊपर। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं? तो जो सही होगा यहाँ पर, एक तो देखिए नैनों की गंगा, ये होगा। उसके पश्चात है पवित्रता, फिर है आचरण की सभ्यता। ये तीनों ही उपन्यास नहीं निबंध, ये तीनों ही निबंध आपके सरदार पूर्ण सिंह के होंगे। जो सरदार पूर्ण सिंह हैं ये निबंध के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं, ध्यान रखना है इनको, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं ये। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, ये इनकी रचना है। बाकी जो जय जमुना मैया, हम डार डार तुम पात पात, ये इनके निबंध नहीं होंगे। फिर अगला प्रश्न है, पूर्ण क्लासी कृति पर जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, ये कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन कहा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं। तो बताना है स्कंदगुप्त नामक जो नाटक है इसके स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? जेता नहीं है, देवकी है, फिर मालिनी भी है और रामा भी है, चंदा भी नहीं होगी। चंदा तो जयशंकर प्रसाद की जो एक कहानी है उसकी पात्र मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अली हजरत यह चोरी कराते हैं। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। पुलिस वाले के संबंध में ये कथन मोहसिन के द्वारा कहा गया था कि जब ये ईदगाह कहानी का जो ईदगाह कहानी के पात्र है ना, जैसे आपके मोहसिन हो गए, नूरा हो गए, सामी हो गए, तो जब ये आपस में मेले देखने जाते हैं तो उस समय ये आपस में बात करते कहते हैं कि अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो ये पुकारते हैं। ईदगाह कहानी में ये किस पात्र के द्वारा कहा गया था? तो ये मोहसिन के द्वारा कहा गया कथन है। देखिए कितना गंभीर कथन कहा गया है, छोटे छोटे पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद की ये कहानी होगी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, देश की बात निबंध के लेखक कौन होंगे? तो जो ऑफिशियल आंसर की है इसमें बतलाया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है।
फिर अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सभी ने अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई थी? तो जो बारडोली का आंदोलन था उससे संबंधित ये प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे कि सूची ए में यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए जो उसने कहा कहानी है, इसमें कुछ पंजाबी के वर्ड हैं, उनका पूर्ण सही रूप बताना है हिंदी में क्या प्रयोग होता है इसका। जैसे कि कुड़माई, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ होता है तेरी मंगनी हो गई है। फिर है घुमाव, घुमाव का क्या अर्थ है? जमीन की नाप। फिर खोते का क्या अर्थ होता है? खोते से तो आप सारे परिचित होंगे, गधे को खोता भी कहा जाता है। फिर है तिमिया या तिमी, इसका क्या अर्थ होगा? स्त्रियां, स्त्रियां इससे संबंधित होगा। उसने कहा था कहानी किसकी है? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, चलिए बता ही देता हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेर की ये कहानी होगी। 1915 इसका समय माना जाता है। फिर है अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो संगनी के द्वारा इस पात्र का, इस विद्वान का वर्णन किया गया है आषाढ़ का एक दिन में। किसकी रचना होगी आषाढ़ का एक दिन? तो ये होगी मोहन राकेश की। और जो आषाढ़ का एक दिन है, कालिदास इसका प्रमुख पात्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तुलसीदास के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर तुलसीराम है जो, इनके ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था तेज बहादुर सिंह के द्वारा। और जो डॉक्टर तुलसीराम है दलित रचनाकार या दलित आत्मकथाकार माने जाते हैं। मुर्दिया जो इनकी प्रमुख आत्मकथा स्वीकार की गई है, जिसमें इन्होंने बहुत ही डीपली वर्णन किया गया है किस प्रकार से दलितों से व्यवहार किया जाता था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य में शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। तो किन किन कवियों का उल्लेख किया है? तो देवसेन, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर, इन तीनों का वर्णन रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में इनका वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए जो देश का धन है ये किससे संबंधित होगा? राजा राम मोहन गोकुल का, इनके साथ संबंधित है। गुलामगिरी ये किससे संबंधित होगी? ज्योतिबा फूले से संबंधित है। स्त्री पुरुष तुलना ये किससे संबंधित है? तो ये ताराबाई शिंदे से संबंधित होगा। फिर गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित होगा। इस प्रकार से जो विकल्प 4 है यहाँ पर पूर्णतः सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। ये जो इस प्रश्न पत्र का एक पार्ट है, काफ़ी लंबा चला जाएगा ये लेक्चर, नहीं तो इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्द ही इसका मिलेगा, फर्स्ट लेक्चर था ये, ठीक है ना। हमने लगभग 50-55 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए। आगे के जो 50 प्रश्न होंगे उसे हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। तब तक आप इनको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये आपकी परीक्षा हेतु। तो धन्यवाद।